नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का अजमेर पहुंचने पर शहर जिला भाजपा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अर्जुन राम मेघवाल को मालाओं से लाद दिया। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत गुलाबबाड़ी में बनकर तैयार हुए भवन का शिलान्यास करने के लिए अजमेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल का शहर जिला भाजपा द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बाहर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मेघवाल ने प्रदेश कांग्रेस में चल रही राजनीतिक खींचतान पर कहा कि गहलोत और पायलट की कुर्सी की लड़ाई में जनता पिस रही है और मुख्यमंत्री का ध्यान जनता की बजाय अपनी कुर्सी बचाने पर ज्यादा है। पहला कार्यक्रम तो यहाँ पे एक नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कोई भवन बना है, उसका लोकार्पण है। फिर कार्यकर्ताओं से मिलना है और आपसे भी मिलना है। अभी तो यही कार्यक्रम है। गुजरात था तो वहाँ प्रेस के लोगों ने यही सवाल किया। वो उनको वहाँ लगता है कि वो शायद गुजरात के प्रभारी हैं। मैंने टेक्निकली चेक कराया तो गुजरात के प्रभारी चुनाव के कांग्रेस के तो रघु शर्मा। ये एक ऑब्जर्वेशन सुपरवाइजर जैसे होता है ना, दूर से ओवरसी करके और देखेंगे। तो अभी तक तो गुजरात तो उनको जाना चाहिए था, वहाँ तो गए नहीं। इनके कांग्रेस की एक ही प्रॉब्लम है, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम देश को पहले रख करके सोचते हैं। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, फिर हमारा दल और फिर हम स्वयं। कांग्रेस ने जब से कांग्रेस बनी है तब से परिवार प्रथम, उनके परिवार पे कोई संकट नहीं आता है। तो अब वो चुनाव 19 तारीख का हो रहा है तो उसमें वो पता नहीं प्रोटोकॉल भी तोड़ रहे हैं। शशि थरूर जी ने भी शिकायत की है। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मैंने गुजरात में भी, आपको भी कहा, अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी की चिंता के अलावा किसी की चिंता नहीं थी। वो सोच रहे हैं मेरी कुर्सी बचे कैसे। सचिन पायलट साहब भी आपके अजमेर से ही हैं, पहले अजमेर में रहे हैं, सांसद रहे हैं, अभी टोंक से हैं, वो MLA। वो देखते हैं कि मैं कुर्सी पे बैठूं कैसे। इस लड़ाई में जनता पिस रही है। जब दो खेमों में कोई सत्ताधारी दल बंट जाता है तो डेवलपमेंट रुक जाता है। डेवलपमेंट जिसको हम रोड का, आपका बिजली का, पानी का जो डेवलपमेंट कहते हैं वो रुक जाता है और गवर्नेंस गायब हो जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत भी है। गवर्नेंस गायब होने के कारण लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उस पर अत्याचार बढ़ जाता है। और यही हो रहा है राजस्थान में। दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, वो कुर्सी बचाने में लगे हुए। मैंने शुरू से ही कहा कि ये नाम ठीक नहीं है। भारत तो मजबूती से जुड़ा हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत हुआ है, जुड़ने में भी मजबूत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट ले लिए, साउथ ले लीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी का आज अजमेर में आगमन हुआ है। हमारा एक डिस्पेंसरी का लोकार्पण का कार्यक्रम है गुलाबबाड़ी में, उसमें सम्मिलित होने आप आए हैं। तो हम सब यहाँ पर उनके स्वागत के लिए बोर्ड ऑफिस के सामने भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की तरफ से एकत्रित हुए थे और उनका स्वागत सत्कार किया। और अच्छे से सब हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर के सारे जितने वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत गुलाबबाड़ी क्षेत्र में विधायक कोष से 75 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए नवनिर्मित भवन का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस भवन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद औकार सिंह लखावत, सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, महापौर ब्रजलता हाड़ा, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, कमल प्रकाश कृष्णानी, समाज सेवी एवं भामाशाह विजय कुमार सैनी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। देखिए, बाहर आपको काफ़ी सारे लोग दिखाई देंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रवासी भी हैं जो इस उद्घाटन सत्र को भव्य बनाने के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं अर्जुन राम जी मेघवाल का स्वागत करने के लिए।
देखिए, कमेंट के द्वारा जानकारियां आ रही है कि कहां पर ये डिस्पेंसरी बनी है। तो हम आपको बता दें, अजमेर का जो गुलाबबाड़ी क्षेत्र है, गुलाबबाड़ी क्षेत्र में जो दानमल माथुर कॉलोनी है, आपने अब पीछे तो हो जाओ अपना, ला जाओ आ जाओ जल्दी करो करो आसू जी हाथ पर चला करो सर सामने सामने देखो अरे पीछे आ जाओ, अपन पीछे आ जाओ यार। हाँ जाओ जाओ कैमरा आराम से एक सेकंड 75 लाख रुपए की लागत से डिस्पेंसरी बनकर तैयार हुई है। उसका हो चुका है। माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, केंद्रीय संस्कृत एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री का जो है, उनके द्वारा आज ये शिलान्यास हो चुका है। लोकार्पण समारोह आपने देखा, उद्घाटन समारोह आपने देखा है। खुद अपने हाथों से पेड़ यहाँ पर लगा रहे हैं अर्जुन राम जी मेघवाल। सब होता ये हटाओ भैया, भैया इसको पीछे ले लो, ये ट्री गार्ड को पीछे ले लो भैया। बस 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 ठीक है। अरे टेंशन मत लो, मैं दिखाता हूं। अरे रुक जाओ लाला, सामने दिखाऊंगा। आओ जी, केबल दो ना, केबल एक दूसरे दे दो, चालू को दे दो, चालू होने वाली ढोल प्राइस तो थी ना वहाँ, करी थी ना, मिलेगा ही नहीं, हो गई। इसके साथ चल जाएंगे। चाय भी थी। हाँ बताइए। जी भाई साहब बताइए। ओके हाँ। अच्छा, आज एक महत्वपूर्ण आयोजन में आए हैं आप, किस तरह का ये आयोजन है और क्या इससे फायदा मिलने वाला है? देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के प्रयास सभी को ही करना चाहिए। इसमें अनीता बघेल जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। ये जो जगह दिख रही है, इस पे नजरें बहुतों की थी। इस जगह को पहले तो बचाया, फिर इस जगह में बनाने के लिए पैसा कहां से आए, तो विधायक कोष का इन्होंने सदुपयोग किया। मैं इसको सदुपयोग कहूंगा। अब ये जगह जो हेल्थ सेक्टर के लिए डिस्पेंसरी बनी है,
ये बहुत काम आएगी कॉलोनी और आसपास के लोगों के लिए। तो ये अच्छा प्रयास है, इसका आज हमें उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। पहला तो बिंदु यही है। सर, संभाग में आप अध्यक्ष भी हैं, समिति जो नई बनी है, जो हमारे कई भाजपा के कई जो उठे हुए कार्यकर्ता थे, निष्कासित थे, क्या वापसी को लेकर के उनकी क्या तैयारी है? क्या कोई नए कोई यहाँ की अजमेर से कोई सूची? नहीं, वो आपने मीडिया में देखा होगा, जो हमारे यहाँ चर्चा हुई थी उसके अनुसार जो एमएलए का चुनाव लड़े हुए, एमपी का चुनाव लड़े हुए ऐसे कुछ वरिष्ठ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में वापस आना चाहते हैं या किसी और दल में थे वो आना चाहते हैं या हमारी पार्टी में थे कहीं चले गए फिर आना चाहते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने एक समिति बनाई है। ये समिति पहले प्लस माइनस जो भी है उस व्यक्ति के पार्टी में आने से क्या फायदा होगा, लोकल यूनिट क्या बोलती है, कार्यकर्ताओं में कितना पॉजिटिव संदेश जाएगा, इन सारे विषयों की चर्चा करके फिर हम प्रदेश कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनके सामने विषय रखेंगे, फिर निर्णय होगा। हमारी समिति का काम सिर्फ ये है कि उसका गुण दोष मेरिट पे उसकी समीक्षा करना, ये हमारा काम रहेगा। सर, अजमेर संभाग से कुछ नाम? हाँ, ऐसे नाम हैं। कितने नाम है सर? नाम कई हैं, अभी मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। कई तरह के नाम हैं, कई नाम हैं, लेकिन उसकी सबकी समीक्षा हो रही है। एक एक नाम की समीक्षा होगी और आपके सामने आएगा विषय। सर, चुनावी मोड पर जो है राजस्थान अब चल रहा है, एक तरफ सचिन पायलट मैदान में उतर चुके, वसुंधरा राजे भी उधर, तो क्या माने कौन आगामी दिनों में? क्यों अशोक गहलोत जी को आप मैदान में नहीं मानते हो क्या? पूछना चाह रहा हूँ। वो मैदान में ही है ना, वो मैदान में ही है, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और सचिन पायलट साहब कुर्सी पकड़ना चाह रहे हैं। देखिए, जब दो खेमों में कोई दल बंट जाता है और विशेष करके सत्ताधारी दल, तो उसका खामियाजा दो सेक्टरों पे होता है। एक है डेवलपमेंट का सेक्टर, तो डेवलपमेंट के सारे काम रुक जाते हैं, और एक होता है गवर्नेंस का सेक्टर, वो गवर्नेंस गायब हो जाती है। जब डेवलपमेंट रुकता है, गवर्नेंस गायब होती है, तो अत्याचार बढ़ते हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। जब अत्याचार बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा खामियाजा वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, जिसमें अभी दलितों पे अत्याचार बढ़ने का विषय राजस्थान में है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ने का विषय राजस्थान में है। ये विषय उजागर होते हैं जब दो खेमों में सरकार बन जाती है, और ये स्पष्ट बंटी हुई है। सचिन पायलट साहब भी आपके अजमेर में एमपी रहे हुए हैं, अभी चाहे टोंक से एमएलए हैं, तो क्या हुआ आप जानते हो अच्छी तरह से। अशोक गहलोत साहब भी यहाँ खूब आए हैं। ये दो खेमों में बंटी हुई सरकार है। एक कुर्सी पे चिपकना चाहता है या चिपके रहना चाहता है, एक कुर्सी उनको छुड़ा करके कुर्सी पे बैठना चाहता है। अब इस प्रक्रिया में राजस्थान में इतनी अस्थिरता हो गई, अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गई। कई बार तो अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे रणनीतिकार लोग, कॉलम लिखने वाले लोग, ब्लॉग लिखने वाले लोग सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं, वो कहते हैं सरकार है ही नहीं। सरकार है तो क्या अल्पमत की सरकार है? तो ऐसे में क्या बीजेपी का क्या रुख रहेगा? बीजेपी देखिए, अभी बैठक हुई थी, उसमें हमने तय किया था कि हम इस विषय को राज्यपाल महोदय के सामने भारत माता की जय हो। एक चले ना शॉट पुखराज जी, बर्थडे भी है इनका, बर्थडे बॉय दीप जलाने का काम तो कर सकते हैं, बाकी हम जलाए खूब जलाए। ये तो उनकी थी 92। हाँ, 92 थी भाई साहब। भारत माता को नमन के पश्चात आज हमारे लिए खुशी का विषय है दर्शकों कि प्रमुख माननीय पुखराज जी पहाड़िया का आज जन्मदिन है। हम सभी प्रांगण में बैठे अतिथि उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और केक की मिठास के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माननीय पुखराज जी पहाड़िया को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। केक काट कर इस केक की मिठास से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं।
ऊंचे गौरव पर्वत तारागढ़ वाला अजमेर, कला और संस्कृति की नगरी अजमेर, श्रद्धा और भक्ति की नगरी अजमेर, शक्ति की नगरी अजमेर, मुक्ति मूल विख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर वाला अजमेर, कव्वाली की सम्मोह वाला अजमेर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे वाला अजमेर। और इसी अजमेर में एक और ऐतिहासिक क्षण जुड़ने जा रहा है। आज हमारे 75 लाख रुपए की लागत से डिस्पेंसरी का लोकार्पण हुआ। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल के कर कमलों से, और इस प्रांगण का शिलान्यास किया हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने। इस अजमेर को सौगात दी माननीय अनीता जी पटेल ने, और आप लोग सभी उपस्थित दर्शक इस ऐतिहासिक क्षण के आप साक्षी बनने जा रहे हैं। अतिथि देवो भव। इस परंपरा का निर्वहन हेतु मैं सर्वप्रथम झलकारी बाई मंडल महामंत्री माननीय सोनू माखीजानी से आग्रह करती हूँ कि आप हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल का माला पहनाकर स्वागत व सम्मान करें। झलकारी बाई मंडल महामंत्री सुंदर जी कांड, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप माननीय साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन करें। झलकारी बाई मंडल महामंत्री संतोष जी से आग्रह करूंगी कि आप माननीय का शॉल पहनाकर अभिनंदन करें। झलकारी बाई अध्यक्ष माननीय हेमंत जी साखला से आग्रह करती हूँ कि स्मृति चिन्ह देकर माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल को सम्मानित करें। यार अगेंस्ट लाइट बहुत तगड़ी आ रही है। हाँ यार हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि सांसद माननीय भागीरथ सिंह चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं झलकारी बाई मंडल के उपाध्यक्ष माननीय श्री गौरव उपाध्याय जी से आग्रह करती हूँ कि आप माननीय का माला पहनाकर स्वागत व सम्मान करें। साथ ही के लिए मैं आग्रह करती हूँ झलकारी बाई मंडल के उपाध्यक्ष श्री मयंक यादव जी से कि आप माननीय भागीरथ चौधरी जी को साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन करें। इधर मामा जी हो जाए तो बता देना भैया, मेरे को लेने झलकारी बाई मंडल उपाध्यक्ष माननीय श्रीमती बीना टाक से आग्रह करूंगी कि आप माननीय भागीरथ चौधरी साहब को शॉल पहनाकर सम्मानित करें। वार्ड 38 के माननीय श्री देवेंद्र सिंह जी शेखावत से आग्रह करती हूँ कि आप माननीय भागीरथ जी चौधरी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। वार्ड 38 के पार्षद माननीय श्री देवेंद्र सिंह जी शेखावत। दीदी दीदी किसी की भाभी किसी की दीदी। माइक की थोड़ी आवाज बोले सुनिए। ये बात ये देखो हमारे आज समारोह की शोभा बढ़ाने पूर्व सभापति नगर परिषद अजमेर माननीय सुरेंद्र सिंह जी शेखावत भी उपस्थित हैं। मैं झलकारी बाई मंडल मंत्री श्री सन्नी नागलोलिया जी से आग्रह करती हूँ कि आप माननीय शेखावत जी को माला पहनाकर सम्मानित करें। बरोबर है ऐसे गांव का
जलकारीबाई मंडल मंत्री माननीय श्री भारत भूषण जी से आग्रह करती हूँ कि आप माननीय शेखावत जी को साफा पहनाकर सम्मानित करें। जलकारीबाई मंडल मंत्री श्रीमती आशा मेघरजी से आग्रह करती हूँ कि आप माननीय शेखावत जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करें। मैं झलकारीबाई मंडल मंत्री श्रीमती रचना सोलंकी जी से आग्रह करती हूँ कि माननीय शेखावत साहब को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री माननीय श्री ओंकार सिंह जी लखावत जी पधारे हैं। मैं माननीय नीतीश अत्रे जी से आग्रह करती हूँ कि आप माननीय का साफा पहनाकर स्वागत व अभिनंदन करें। पार्षद वार्षद है आने वाले। रजनीश जी चौहान से आग्रह करूंगी कि आप माननीय को माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन करें। ये मजबूत देखना माननीय पवन जी गरबा से आग्रह करूंगी कि आप माननीय ओंकार सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका सम्मान बढ़ाएं। हमारे बीच श्री विजय कुमार सैनी भी आप समाज सेवी हैं, हमारे समारोह में उपस्थित हैं। वार्ड 55 के पार्षद माननीय रजनीश चौहान से आग्रह करूंगी कोली समाज तो राधा रानी वाले गा रहे अंकल। हाँ वार्ड 55 की मयंक यादव जी से आग्रह करूंगी कि आप विजय कुमार सैनी जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। जलकारीबाई मंडल के कोषाध्यक्ष माननीय श्री हर्ष लवानिया जी से आग्रह करूंगी कि आप माननीय विजय कुमार जी को साफा पहनाकर अभिनंदन करें। वार्ड 56 की पार्षद श्रीमती अंजना शेखावत जी से आग्रह है कि आप विजय कुमार जी को शॉल ओढ़ाकर उनकी गरिमा को। वार्ड 47 की पार्षद श्रीमती कुसुमलता जी सोगरा से आग्रह है कि आप माननीय विजय कुमार जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आज का समारोह जिनके कारण सफल होने जा रहा है और जिनके अथक प्रयासों से आज का दिन हम ये देखने जा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से अनिता जी बधेल का स्वागत व अभिनंदन करें तथा जलकारीबाई मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती तारा राजपुरोहित से आग्रह करूंगी कि आप माननीय अनिता जी को माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन करें। जलकारीबाई मंडल के एससी मोर्चा के अध्यक्ष श्री भोपाल कांत बैरवा जी से आग्रह करते हैं कि आप माननीय अनिता जी को साफा पहनाकर उनकी गरिमा को ऊपर बढ़ाएंगे। गरिमा को बढ़ाएंगे। भैया ये मंच के संचालन वाली जो जगह आवे ना बोल देना आप लोग आवे। इस कार्यक्रम की व्यवस्था तीनों मंडल अध्यक्ष कृपया मंचासीन हो। तेरा भी नंबर है। श्री हरीश जगरवाला, आप अनीता जी को शॉल पहनाकर आपकी गरिमा का एक बार ये मंच के साइड से हट जाए। आ,
हमारे बीच कम पड़ गई क्या? पूर्व भाजपा शहर जिला अध्यक्ष माननीय अरविंद तो सामने against light down. ये बेकार है, तीन बेकार को मार कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट किया हाँ जी अंकल। आज हमारे बीच सम्माननीय अतिथि उपस्थित हैं और हम इनको सुनना जरूर चाहेंगे क्योंकि आज का ऐतिहासिक क्षण बना है और हम लोग इसके सब साक्षी हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ पूर्व सभापति माननीय सुरेंद्र सिंह जी शेखावत कि आप मंच पर आकर अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां आपके लिए। इतने दर्शक उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि आप अपनी उपस्थिति शायद तालियों से भी नहीं दे पा रहे हैं। कृपया आप करताल ध्वनि से आपका स्वागत व अभिनंदन करें। आज के इस भव्य कार्यक्रम में जो कि अनीता जी ने बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत के अनुसार इनकी इच्छा थी कि अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को ही इस कार्यक्रम में बुलाऊंगी और ये जिद पे जब अड़ जाती है, जैसे एक बच्चा अड़ जाता है वैसे ही ये अड़ जाती है और इन्होंने आखिर में बुला के दिखा दिया कि अर्जुन लाल जी मेघवाल को इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब का। मंच पर विराजे हुए हमारे पूर्व सांसद, हाल सांसद भागीरथ जी चौधरी साहब और पूर्व सांसद ओकार सिंह जी लखावा साहब। इस समारोह को पिरोने वाली माला में ऐसी हमारी बहन अनीता जी बदेल, पुखराज जी पहाड़िया, अरविंद जी यादव, मंच पे विराजे हुए सभी अतिथिगण, मातृशक्ति, युवा साथी और बुजुर्गों। जैसा कि आपको विदित है, इस कार्यक्रम में 75 लाख रुपए विधायक फंड से एक डिस्पेंसरी के लिए, निर्माण के लिए यहां पर जिस तरह अनीता जी ने दिया, मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। और आप लोग ताली बजा के अनीता जी का सम्मान करें कि हमें घड़ी घड़ी किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना हो या किसी बड़े अस्पताल में जाना हो या फिर सैटेलाइट हॉस्पिटल या विक्टोरिया जाना पड़े, एक छोटी सी डिस्पेंसरी यहाँ पर कई वर्षों से किसी मकान पे किराए पे चल रही थी, उस मकान से इन्होंने डिस्पेंसरी, अपनी डिस्पेंसरी बनाकर और जनता के हाथ आज सपुर्द कर दी है और आप लोग इसका लाभ लें। जितना लाभ आप लोग लेंगे उतनी डिस्पेंसरी, ये डिस्पेंसरी नहीं रहेगी इस जगह। मैं समझता हूं कि अजमेर के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल का जो निर्माण होगा, निश्चित तौर पर गुलाबबाड़ी क्षेत्र के लिए इसकी आवश्यकता है। मैं अनीता जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल का निर्माण कराएं जिससे कि सभी सुविधाएं लोगों को मिल सके। आप अर्जुन लाल जी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पर आ रहे और हम सबको सबल प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। और इस भाषण के क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय अरविंद जी यादव को कि आप अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत सरकार के मंत्री, मेरे बहुत स्नेही मित्र श्रीमान अर्जुन मेघवाल साहब, अजमेर के सांसद, हम बहुत के स्नेही कार्यकर्ता से लेकर के विधायक से लेकर सांसद बने से भागीरथ जी, मैं नाम उधर से करता हूँ, अनीता जी का नाम लास्ट में लूंगा। रालावना, नीरज जी, बिट्टू जी, अरविंद जी, इस आपकी हमेशा सेवा करने वाले जो यहाँ नियुक्त चिकित्सा अधिकारी हैं, और फिर आपके क्षेत्र की विधायक
लगातार 20 साल से आपकी एमएलए ऐसी अनिता जी बड़े, इनका मेरे पास टेलीफोन आया था कि चिकित्सालय का उद्घाटन होना है, माननीय मेघवाल साहब आएंगे। मुझे आज जोधपुर जाना था, 12 बजे 12:15 बजे की ट्रेन से। मैंने कहा मैं रेल से मुझे जाना है। सामान्यतः मैं इन दिनों प्रयास करता हूं कि मुझे कम से कम आप लोगों के बीच आना पड़े। मैंने मना भी किया, इनका आग्रह था। मैंने कहा 4:15 बजे वाली बस का मैंने रिजर्वेशन कराया, और मुझे मालूम था कि ये मेघवाल साहब की लोकेशन और सबको जानने के बाद आ तो गए, पर इनके कार्यक्रम को देखने के बाद लगा कि 4:15 बजे जाना संभव होगा कि नहीं होगा। फिर मैं गया, मैंने रोडवेज से कहा ऐसा करो मेरी 6 बजे वाली बस का रिजर्वेशन करो। और आने के पीछे मेरा एक स्वयं का एक विचार है कि आखिर इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप क्यों आए। आपको आमंत्रित किया गया, आमंत्रण हर समारोह में होता है। मुझे आज भी याद है कि मैं जब 80 में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का मुझे महामंत्री बीजेपी बनी जब बनाया गया, मैं ईमान धर्म से बोल रहा हूं आपके सामने कि इस विधानसभा क्षेत्र में 20 कार्यकर्ता भी इकट्ठा करना हमारे लिए आसान काम नहीं था। विशेषकर अनिता जी आपके समाज में ढूंढने के लिए तो मैं आज भी कह सकता हूं, मुझे वो 4 नाम याद है, जिनमें से 3 हमारे कार्यकर्ता थे, एक उनमें से रेलवे में नौकरी करते थे। पोलिंग एजेंट कहां से बैठाएं ये भी हमारे लिए एक समस्या हुआ करती थी। प्रथम ईस्ट और वेस्ट था, तो जो शहर का उधर वाला जो हिस्सा था, वैशाली नगर और वो सारा का सारा हिस्सा वो अनिता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में था। ईस्ट और वेस्ट के कारण से हम एक बार जीतते थे, हार जाते थे, एक बार 2 बार भी जीते। मैंने डॉक्टर अंबालाल जी जब यहाँ एमएलए होते थे वो कालखंड देखा है। बाद में हमारे पास में कोई एमएलए, एक बार सांखला जी एमएलए बने 77 के अंदर, कैलाश मेघवाल जी यहां पर बने। पर इस विधानसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र का जाया जन्मा विधायक हमारे यहां लंबे समय तक नहीं बन पाया। प्रदेश में ये कहते थे तुम महामंत्री हो, तुम अध्यक्ष रह लिए, मैं प्रदेश मंत्री बना दिया। मुझे एमएलए तैयार करो, एमएलए का आदमी तैयार करो। माननीय सोनकरा जी को किशनगढ़ से 2 बार वो भी विधायक रहे। पर आज तक मैंने किसी को बोला नहीं है। अभी अर्जुन मेघवाल जी को जरूर अभी बताया। हमने अनिता जी से कहा कि आपको एमएलए का चुनाव लड़ाने की कुछ लोग कहते हैं। मैंने बहुत यूं सोच समझ के बोला। मैंने कहा मैं ऐसे कह दूंगा तो लड़ना ही है तो पता नहीं क्या होगा। मैं ये कह दूंगा नहीं आप ही उम्मीदवार हो तो मैं होता कौन हूं। केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है इस सबको। और ईमानदारी की बात बताऊं कि ये इसके आंसू आ गए, कह लगे मुझे माफ करो, मुझे तो एमएलए नहीं बनना। समझाने की कोशिश की कि आप चुनाव लड़ लो, एमएलए बन जाओगे, स्थानीय चाहिए, इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व चाहिए। मैंने प्रदेश को बताया कि हमने कहा है, और परंतु वो इनकार कर रही है। इनकार कर दे तो भी चल जाता, पर वो तो आंसू आ गए कि मुझे तो एमएलए जैसे को हम सजा देने जा रहे हैं। पर यह हुआ कि अतोगत्वा अनिता जी, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके चुनाव लड़ना स्वीकार कर दिया। अब एक बार जीती, दूसरी बार जीती, तीसरी बार जीती, चौथी बार जीत गई। हमने भी मन में विचार कर लिया कि जब 4 बार एमएलए जीत गया तो क्या जिंदगी भर हम भी वही काम करेंगे, आने जाने वाला वार्ड मोहल्ले की बैठक लेने के लिए। मैंने कहा जब ये सक्षम बन गई, सरकार में मंत्री बन गई, विधायक बन गई, परंतु बनने से कुछ नहीं होता है, आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम, यहाँ के क्षेत्रीय जनता की इच्छा को पूरी करने का काम। इनकी आवश्यकता क्या है? राजनीति में आप कुछ लोगों की इच्छा पूरी कर सकते हो, पर सबकी आवश्यकता पूरी करते हो। चिकित्सा सबकी आवश्यकता है, गरीब होगा, अमीर होगा, क्षेत्र में रहने वाला होगा, बहन होगा, भाई होगा, बुजुर्ग होगा। और इसलिए इस चिकित्सालय का उद्घाटन
केवल एक भवन का उद्घाटन नहीं है, आपके स्वास्थ्य की निगरानी रखने का आज से एक नया उद्घाटन किया है। आप निरोग बने रहे, बीमारी हो ही नहीं आपको, उसके आपको यहां पर पूरी चिकित्सा मिले, उसका एक उद्घाटन किया गया। भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं कि आप जीवन भर भारत सरकार के स्वास्थ्य की योजना से आप जुड़ करके आपका जीवन भर 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष का और बाकी कुछ सुविधाएं आपको मिलती रहे। सरकार की विभिन्न योजना में आप आते रहे, पर एक भी व्यक्ति बीमार ना पड़े। अरे साहब, बाकी तो सब सोचते हैं, और कोई ये सोचता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का नागरिक बीमार ना पड़े, बीमार हो तो तुरंत ठीक हो जाए। इससे बड़ा रिश्तेदार क्या हो? ये रिश्तेदारी का काम है। बेटे साथ नहीं देते, भाई साथ नहीं देते, इलाज कराते करते लोग थक जाते हैं, और यह अपने क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके लिए चिकित्सालय उपलब्ध कराना, उसमें बराबर दवाई मिलती रहे, आवश्यकता हो तो आगे फिर जेएलएन में जाना पड़े वहां ट्रीटमेंट करा ले, जरूरत हो तो और किसी स्पेशल हॉस्पिटल में जाना तो वहां चले जाए। और इसलिए ये आज का चिकित्सालय एक कल्याण का परियोजना है, जन कल्याण का कार्य है, इसलिए मैं आया। देखता तो हूं, मैंने कहा कैसा हुआ, क्या हुआ। एक बार ऐसे ही मैं चला गया था इनका चंद्रवर्दाई नगर के अंदर, वहां पर वो भी हॉस्पिटल ही है। मैं चंद्रवर्दाई नगर तो एक नंबर प्लॉट से लेकर पूरी कॉलोनी बसाने का काम मेरे यूआईटी के चेयरमैन काल में हुआ था। तो मैंने कहा चलो देखने चलते हैं एमएलए साहब ने कैसा बनाया। मैं आपको सही कह रहा हूं, कई बार तो ईर्ष्या का होता है, ईर्ष्या होती है, काश मेरे गांव में भी ऐसा होता, काश मेरे क्षेत्र में भी ऐसा हॉस्पिटल होता। वो क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य का ध्यान रखना। देखिए, एमएलए से क्या उम्मीद करते हैं आप? भाई सबको कमा के तो खुद को खाना है, ब्याह शादी घर वालों को अपने को ही करनी है, न्योता आएगा तो जीवना भी खुद को है, और मान भरनी है किसी के तो वो अपनी जेब से भरनी है। ये तो एमएलए भरेंगे नहीं, परंतु आपको पानी समय पे मिले, अच्छा पानी समय पे मिले, आपका स्वास्थ्य ठीक प्रकार हो जाए, आपकी सफाई ठीक प्रकार से हो जाए, आपके लोगों की रोजगार की आवश्यकता जिस समय हो उस समय आपकी मदद करने के लिए एमएलए खड़ा हो जाए। और आपके कभी कॉपी के, मैं तो जानता हूं पहले एमएलए का काम केवल कॉपी का अटेस्टेशन का ही होता था। कहते थे एमएलए साहब मेरी इस कॉपी की सील लगा दो, आप, अटेस्टेशन का काम होता था। परंतु एक दिन में चंद्रवर्दाई नगर में चला गया। मैं बहुत कंजूस किस्म का आदमी हूं, मैं सामान्यतः जाने आने में सोचता हूं, मैं जाता नहीं हूं, तो मेरे जाने के बाद फिर आगे कई तरह की और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक दिन मैं इनके यहां गया तो मैंने देखा कि 50-60 महिलाएं वहां एकत्र हो रखी है। कमल जी शायद आप भी थे उसमें, और वहां महिलाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। ये सिलाई का काम करेगी, ये इस प्रकार का काम करेगी, ये अपने घर में रहकर इस तरह से रोज 100, 150, 200 रुपए कमा सकती है। स्वरोजगार का काम कैसे हो सकता है? सरकार की तो खरबों रुपए की योजना बनी, पर आप तक पहुंचाने का काम कौन करे? अनीता जी ने ये काम किया, इसलिए मैं आज बधाई देने के लिए आया। पानी को लेकर, बिशनपुर के मीठे पानी को लेकर आपके सब जगह पानी पहुंच जाए। हम तो यहाँ झलकारी भाई नगर का नाम था, बिहारीगंज के पास है ना झलकारी भाई नगर, पर झलकारी बाई का स्मारक बना के खड़ा करने के पीछे पड़ करके बनवा लेगी, उसका नाम अनीता बघेल है। अब आज झलकारी बाई को सारी देश और दुनिया जानती है। 4-5 दिन पहले मेरे एक अतिथि आए चार्ट संस्था, मैंने कहा जनाना अस्पताल आना, वहां से यूं मुड़ा। अरे वो झलकारी बाई के पास से आना है क्या? वो झलकारी बाई स्थान एक डेस्टिनेशन बन गया, और किसी ने सोचा था क्या कि नगर निगम भी वहां तक चला जाएगा, नगर निगम का भवन भी बन रहा है, ऐसा भी मुझे बताया गया। साइंस का पार्क बन रहा है। यह है आज नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए सोच का काम करना। एक दिन मैंने वैसे भी इनके यहाँ कोई आते जाते रहते हैं, जनता कार्यकर्ता आते, तो मैंने एक कार्यकर्ता से इनके क्षेत्र से पूछा, मैंने कहा कभी एमएलए साहब के घर बढ़ जाते हो क्या? कहा साहब काम पड़ते तो जाते हैं। मैंने कोई टोका टोकी करता है क्या? अभी नहीं मिलेंगे साहब, कल आना, परसों आना, पहले रोज आना, पूछ के आना, बिना पूछे क्यों आ गए, तुम्हारे नौकर हैं क्या जो हर समय मिलेंगे? ऐसे उत्तर राज्य भर में हम सुनते रहते हैं। मेघवाल जी राज्य भर में जाते हैं तो पूछते रहते हैं, तो कहने लगे हाँ हम जाते हैं। मैं जाते तो क्या करते?
जाता क्या जी, घर का गेट खोलते जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, चाय भी आ जाती, चाय पीते नहीं थे, एमएलए साहब आते हैं, जो काम है बताते हैं, वापस घर आ जाते हैं। और कई बार घर पे चाय टाइम पे नहीं मिली तो कहा चलो आज एमएलए साहब के ही पी लेते हैं, क्या दिक्कत होने वाली है। तो मॉर्निंग टी भी कई बार हो जाए, या एक चाय, ये आपका आत्मीयता का परिचय है, आपका अपनापन है, आपका घर का मेंबर कैसे हो सकता है। यह व्यवहार में परीक्षा में आप खरी उतरी। इसलिए अनिता जी, मैं चाहता तो नहीं था बधाई दूं, मैं भाई को बधाई दूंगा तो लोग कहेंगे लखावत जी आपने आज तक किसी को नहीं दी बधाई, अनिता जी को क्यों देते हो। पर अब आपके सारी क्षेत्र की जनता बैठी है, नहीं दूंगा तो मुझे लोग कहेंगे लखावत जी कभी तो सच बोल दिया करो। इसलिए मैं अनिता जी आपको बधाई देता हूं। अब एक काम अपना है। अपना काम क्या है? सरकार की विभिन्न योजनाएं, यहां के अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं, विभिन्न एनजीओ और संस्थाओं की योजनाएं, उनका लाभ किस प्रकार से नीचे से नीचे आखिर में जिसकी आवश्यकता है उसके घर तक पहुंच जाए, इस सबको ठीक प्रकार से संचालित करने में सहयोग देना, उसको समय पे पूरा करवा लेना। भाई पहले तो एक ही काम था ना, बीड़ी बनाने का। मैं तो ये सारे घर देखे हुए हैं, मैं ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जो मैंने अजमेर का 10-10 बार नहीं देखा। मैं यूआईटी चेयरमैन था, जब भी मैं घुमा तो देखा मैंने। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों को विकल्प के कुछ रोजगार भी बढ़े, साफ सफाई भी बढ़ी है, मकानों वाला भी बढ़ा है। और एक आपकी तरफ से मैं एक मांग अनिता जी से और मैं कर देता हूं, कर लूं एक मांग आपकी तरफ से। बोलो, आप कह दोगे नहीं तो आप कौन होते हैं करने वाले? अगर आप पक्ष में हो तो बोलो, कर लो ना। ठीक अनिता जी, मेरे मन की इच्छा है कि अजमेर में काम हो रहे हैं, सरकार के काम होंगे, अब विधायक भी हैं, मेघवाल साहब भी हैं। एक बार जो आपका आना सागर से, मेघवाल साहब हमारे यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आना सागर झील जो है वो शहर के उस तरफ है। पहले वहां शहर नहीं था, पहले वहां पर झील थी, कोई युद्ध का मैदान था, उस पर झील बन। चलिए ठीक है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सबके मार्गदर्शक माननीय ओंकार सिंह जी लखावत साहब, पूर्व संसद सदस्य राज्यसभा और यहाँ के यूआईटी के चेयरमैन और प्रदेश के पदाधिकारी, अभी भी मुझे लगता है कि अनुशासन समिति के तो चेयरमैन आप ही हैं, अभी भी होंगे आपके पास। इस दक्षिण विधानसभा, अजमेर शहर की दक्षिण विधानसभा की बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्रीमती अनीता बदेल, इनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। अच्छा कार्यक्रम किया इन्होंने। हमारे अजमेर के सांसद, लोकसभा में हमारे साथी श्री भागीरथ जी चौधरी, हमारे अरविंद जी यादव पूर्व जिलाध्यक्ष, नीरज जी जैन डिप्टी मेयर, हमारे सुरेंद्र सिंह जी शेखावत पूर्व चेयरमैन, राजेश जी हमारे जिला मंत्री, प्रभात शर्मा जी उपाध्यक्ष, हमारे अंकित गुजर ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष, मुकेश खिंची एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष, विजय जी भामाशाह 2 डिस्पेंसरी को संभालेंगे, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, युवा साथीगण और पत्रकार साथियों और प्यारे बच्चों। देखिए, ओंकार सिंह जी ने करीब करीब सभी बातें कह दी। मैं अनीता जी को बधाई देता हूं कि इस कॉलोनी के बीच में जगह आ गई थी और इस जगह पे, वैसे जगह रेवेन्यू रिकॉर्ड में ओएफसी की थी, लेकिन फिर भी नजर बहुत से लोगों की थी। तो सबसे पहले तो मैं कॉलोनी वासियों को बधाई देता हूं, उनकी बहादुरी के लिए बधाई देता हूं कि इस जगह को आपने सुरक्षित रख लिया। लोग कुछ न कुछ बनाने आते होंगे, आप खड़े हो जाते होंगे, ये तो सार्वजनिक जगह, ऐसा ही हुआ ना। और आपके एमएलए जागरूक थी तो आपकी बात को सुना, समझा, एडीए के रिकॉर्ड को भी खंगाला, रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी देखा, और जो जगह लोग लेना चाह रहे थे वो जगह उनकी थी नहीं,
और अंततः अनिता बघेल जीती इस सारी प्रक्रिया में। और जब पता चला कि पैसा कहां से आएगा, तो पैसा भी विधायक कोष से 75 लाख रुपए देना ये छोटी बात नहीं है, बड़ी घटना है जी। 4-5 लाख रुपए 10 लाख रुपए देते हुए भी कई बार कई चीजों पे जोर आता है। तो अनिता जी, आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया, जनता के हित में किया, जिसका ओंकार सिंह जी जिक्र कर रहे थे। बहुत ही हितमय कार्यक्रम है, जोरदार ताली बजा के अनिता जी का स्वागत करना चाहिए। सरकार की प्राथमिकताओं में आता है। अनिता जी आपकी जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि की भी प्राथमिकता में आता है शिक्षा उपलब्ध कराना, चिकित्सा उपलब्ध कराना, सड़क उपलब्ध कराना, पानी और बिजली का प्रबंध करना। आजकल एक नया मोबाइल के कारण नेटवर्क का समस्या और आ गई, टावर भी लगना चाहिए, नहीं तो नेटवर्क नहीं आता। ऐसे कुछ बेसिक प्रॉब्लम है। फिर कनेक्टिविटी के साधन, रेल ठीक से चले, हवाई जहाज ठीक से चले, ये सब नागरिक सुविधाओं में आता है। अस्पताल भी उनमें से एक है। और अगर मोहल्ले में ही डिस्पेंसरी लग जाए और डॉक्टर भी अच्छे मिल जाए, तो आज मैं देख रहा था कि डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर हैं और जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी बहुत ही व्यवहार कुशल है। इसलिए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, वो भी आपकी सेवा में लगेंगे। देखिए, अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक दो बात आपको कह दूं, कहनी चाहिए ना मुझे, या नहीं कहनी चाहिए? हैं? हाँ, कहनी चाहिए। अरविंद जी भी कह रहे हैं कहनी चाहिए, भागीरथ जी भी कह रहे हैं। हाँ, एक दो बात कह देता हूं। प्रधानमंत्री तो आपने बहुत देखे होंगे, 1952 से ही देखते आ रहे हैं ना, या नहीं देखते आ रहे हैं? कोई केदारनाथ की, जहां केदारनाथ में सौंदर्यकरण हो, शंकराचार्य जी की मूर्ति लग रही हो, वहां कोई गुफा हो और वो गुफा में बैठ करके प्रधानमंत्री ध्यान करते हुए देखा है क्या किसी को इससे पहले? है? देखा है क्या? काशी अपन हमेशा जाते हैं और जाते आए हैं, लेकिन मां गंगा और बाबा विश्वनाथ के बीच में अतिक्रमण हो गया, जैसा यहां नीरज जी मुझे कह रहे थे तारागढ़ में हो गया। तो मां गंगा और विश्वनाथ के बीच में, बाबा विश्वनाथ के बीच में अतिक्रमण हो गया। और वो लोग भी कितने थे, कितने लोग जिनकी दुकानें थी, गलियां थी, मकान थे, काम धंधा था। छोटा फूल का आदमी लेके टोकरी लेके बैठा है, कोई चाय की दुकान लेके बैठा है। 354 लोगों को वहां से हटाना, उनको सही जगह और जगह उपलब्ध करा देना। बहुत से लोगों ने काम नहीं छोड़ेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी यही रह रहे हैं, फिर भी वो जगह खाली करा देना, एक भी कोर्ट केस नहीं होना, सारा पूरा मुआवजा देना, काशी को भव्य बना देना और गंगा और बाबा विश्वनाथ का रास्ता एक कर देना। ये कोई काम पहले प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया जी? ये नरेंद्र मोदी जी ने क्यों किया? कब पता नहीं मीरा इस क्षेत्र में हुई, कब? और उससे पहले भी श्री राम हमारे आराध्य थे। कबीर भी राम की बात करता है, गुरु नानक देव भी राम की बात करते हैं, रहीमदास जी भी राम की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी तो राम की बात करते ही करते हैं। लेकिन मीरा ने गाकर के जो रामधन का भजन सुनाया, वो आज हमारे सबके जहन में। और आप बहुत से लोग गाते होंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गाओ नहीं गाओ? गाओ क्या? गाओ कि नहीं गाओ थे? गाना है कि मैंने भी क्या सुन रहा? एक लाइन क्या मीरा गाती थी? मीरा जन्मी तो मेड़ था, शादी उनकी चित्तौड़ हुई, ज्ञान उनको बनारस में मिला, साधना के शिखर पर वृंदावन में चढ़ने लगी और विलीन हुई द्वारका। बहुत बड़ा इतिहास है मीरा का, छोटा इतिहास नहीं है जी। मीरा खाली भगत थी ऐसा नहीं है, भगत श्रोमणी का दर्जा है, लेकिन समाज सुधारक भी थी। जब वो पहली बार
वृंदावन जाती है तो लोग कहते हैं महिलाओं को यहाँ प्रवेश वर्जित है। तो बोला यहाँ प्रवेश किसको है? बोला पुरुष को है। तो यहाँ तो मैंने सुना ये सारे लोग खड़े हैं, ये कौन है? ये पुरुष है। कह नहीं, यहाँ तो मैंने सुना है कि पुरुष तो एक ही है और वो है श्री कृष्ण। तो उनकी आंखें खुली कि ये मीरा है। तब जाके प्रवेश हुआ थी मीरा को, और उसके बाद सारी महिलाएं जाने लगी। ऐसे सोशल रिफॉर्मर भी थी मीरा, लेकिन भक्ति के माध्यम से क्या गा के सुनाया? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उधर आ जाओ भाई साहब, नजदीक आ जाओ, थोड़ी जागरण सत्संग भी कर लेनी चाहिए। नजदीक आ जाओ, कथा भी होती है ना। क्या कह रही है जी मीरा? ओंकार सिंह जी बैठे हैं। डेमोक्रेसी परिभाषा हमने सबने सुनी है। सबने कहा कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा सबसे सुंदर है। रामधन की परिभाषा कौन दे रही है? संत साहित्य में खाली मीरा दे रही है। रामधन कैसा होता है? ये रामधन की परिभाषा का वचन है। रामधन कैसा होता है ये मीरा कह रही है और गा के सुना रही है। खर्चा नहीं खूटे इन्हें, चोर नहीं लूटे रे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम। कब मीरा ने गाया? 15वीं शताब्दी में। उससे पहले भी श्री राम हमारे आराध्य देव थे। लेकिन श्री राम का मंदिर कब बन रहा है? जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। माता की ये छोटी चीज है क्या? ये छोटी चीज है क्या? उज्जैन हम रोज जाते हैं, लेकिन उज्जैन के कॉरिडोर में माला फेरते हुए किसी प्रधानमंत्री को देखा क्या? है? देखा क्या? अरे माला फेरी, उसके बाद नंदी के पास बैठ करके कान में भी कहा, आपके सबकी भलाई के लिए बात की। ये संकट तो दूर होने वाला है। पानी आ रहा है आपके घरों में, दूर हो जाएगा, कोई न कोई इलाज निकलेगा। अभी वो मैक्सिको सिटी गए, वहां हमारा काम तो था G20 का, संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन था। तो उन्होंने कहा ये पानी में ही बसा हुआ शहर है, तो मैंने निकालते कैसे? तो हमने टेक्निक देख रखी है वहां। तो मैक्सिको के लोगों से हम टेक्निक लेंगे और यहाँ अजमेर में उसका एप्लीकेशन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बसा भाई झीलों में वो शहर, और पानी नहीं आता, घरों में नहीं घुसता, बाढ़ आती तो भी नहीं घुसता। तो फिर यहां क्यों घुसेगा? जो टेक्नोलॉजी मैक्सिको में अवेलेबल है वो अजमेर क्यों नहीं आ सकती? और मोदी जी के कालखंड में तो आ सकती है ना, क्या नहीं आ सकती? बताओ। जब श्री राम मंदिर बन रहा हो, काशी भव्य बन गई हो, उज्जैन का कॉरिडोर ठीक हो गया हो, केदारनाथ भव्य बन गया हो, प्रयागराज कुंभ में लगा, उससे पहले भी कुंभ लगते थे, और आप भी कुंभ में गए होंगे। गए थे क्या? गए थे ना? कितनी साफ सफाई कुंभ में, ऐसा कुंभ भी लग सकता हो। तो अजमेर की ये समस्या भी दूर हो सकती है भाई साहब, दूर हो सकती है, ऐसी बात नहीं होगी। क्या हो जाएगी? और निश्चित रूप से होगी। कोई न कोई प्लान बनेगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। और आजकल तो टेक्नोलॉजी कई तरह की है, और कई ऐसे शहर हैं जहां पानी आता है, घुसता है, समुद्र का भी, वो निकासी करते हैं। कैसे करते हैं? यहां तो बरसात का आ रहा है, समुद्र का पानी घुसता है, उसको ठीक करते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। जो भी उपयोग करना होगा करेंगे। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। अब एक मुझे यहां बैठे बैठे मुझे ध्यान में दिला दिया, ओंकार सिंह जी को जाना भी जल्दी है, लेकिन ये गीतों पे काम कर रहे हैं। आप नाराज मत हो जाना, मातृशक्ति ज्यादा बैठी है, इसलिए इन्होंने गीतों की बात करी। गीतों में भी बहुत ज्ञान है जी, छोटा छोटा बहुत ज्ञान है, लेकिन हमने सोचा ये तो महिलाओं के गीत है, और हमने उसको इग्नोर कर दिया। महिलाओं ने भी, यंगर जनरेशन ने सुना नहीं कि हमारी पुरानी माँ, दादी, नानी क्या गीत गा रही है।
मैं धन्यवाद देता हूं ओंकार सिंह जी लखावत साहब को कि ये कह रहे हैं हमने 10,000 गीतों का संकलन कर दिया, डिजिटलाइजेशन कर दिया। ताली बजा के तो स्वागत करो। एक गीत मुझे ओंकार सिंह जी यहां याद आया, इसलिए उसको थोड़ा गुनगुनाऊंगा और आपको एक संदेश दूंगा। अनिका जी, वो आपके लिए भी संदेश है। क्या हुआ, हमारे बीकानेर में एक लड़की की शादी हो गई। नोखा भी एक शहर है। शादी होने के बाद, ये करीब 100 साल पहले की बात है, शादी होने के बाद अब लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार शहरवासियों को एलिवेटेड रोड के रूप में एक सौगात मिलने जा रही है। कल रविवार को एलिवेटेड रोड का शुभारंभ जिला कलेक्टर अंशदीप के द्वारा किया जाएगा। एलिवेटेड रोड के शुभारंभ से जहां एक और यातायात सुचारू होगा, वहीं आमजन को बस स्टैंड से मार्टिनल ब्रिज तक पहुंचने के लिए आसानी रहेगी। अजमेर स्मार्ट सिटी और शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए लंबे समय से एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य चल रहा था। शहर में एलिवेटेड रोड लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। शहरवासियों को एलिवेटेड रोड के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस एलिवेटेड रोड की शुरुआत जिला कलेक्टर अंशदीप के द्वारा कल रविवार को की जाएगी। इस रोड पर आवागमन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा। इसमें वन वे ट्रैफिक रखा जाएगा, जिसमें कचहरी रोड, पुरानी आरपीएससी से लेकर मार्टिनल ब्रिज तक वाहन सुचारू रूप से चलेंगे, जिसमें काफी हद तक शहर की ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा। ये एलिवेटर रोड फेदर इन कैप वाली बात है अजमेर के लिए, और एक बहुत अच्छा कार्य जो हमारे शासन ने किया है। मैं शासन के अध्यक्ष श्री माननीय कलेक्टर साहब को और अन्य अधिकारियों को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इससे यातायात सुगम होगा और एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है, जो कि हम कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार की घड़ी कल ख़त्म होने वाली है। इससे जो ट्रैफिक जाम लगता था, साथ साथ में अब दिवाली का भी फेस्टिवल है, तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म होगी। मानिए अगर किसी ने बस स्टैंड से आदर्श नगर जाना है तो वो सीधा ही अपना निकल जाएगा, उसे कहीं व्यवधान नहीं प्राप्त होगा। वो आदर्श नगर ही नहीं, इवन मैं कहता हूँ श्रीनगर रोड और रामगंज भी जाएगा, उसे कहीं व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। एक बहुत अच्छी पहल है जो कि हम शासन को धन्यवाद देते हैं। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये एक ऐतिहासिक पल है अजमेर वासियों के लिए, जिन्होंने बचपन से। ऑनलाइन ठगी के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी क्रम में एक व्यक्ति द्वारा हरिद्वार में इलाज कराए जाने के लिए फोन के माध्यम से रूम बुक कराया गया, जिस पर युवक के साथ अज्ञात व्यक्ति द्वारा 15,000 की ठगी कर ली गई। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाज के नाम पर युवक के साथ रूम बुक कराने को लेकर 15,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसे हरिद्वार इलाज के लिए जाना था और गूगल पर सर्च करने के बाद उसने किसी अज्ञात व्यक्ति से फोन पर संपर्क किया। उसके कहने पर पीड़ित ने 15,000 रुपए आरोपी के खाते में डलवा दिए। सच्चाई का पता चलने पर पीड़ित ने अपने पैसे मांगे तो आरोपी ने देने से इनकार कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने कोतवाली थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हाँ सर, मैंने क्या है कि गूगल पे नंबर सर्च करा था। हमारे को संस्था में आना था बाबा राम जी के, तो वहाँ से कोई फ्रॉड नंबर मिल गया। तो वहाँ से फ्रॉड नंबर मिलने का हमने जब कॉल किया, हमको भी पता थी वो फ्रॉड नंबर है, पर हमने जब बात करी उसके बाद पता पड़ा कि ना उन्होंने हमको बोला कि ना आपको जो भी तकलीफ है उसके लिए वहाँ पे आना पड़ेगा, पहले यहाँ ऑनलाइन बुक करवाना पड़ेगा। फिर जिस नंबर पे हमने बात करी, उन्होंने हमारे को डिटेल सेंड करी अकाउंट वगैरह की। फिर अकाउंट की डिटेल सेंड करने के बाद उन्होंने बोला कि इस पर पैसे डलो। फिर 15,000 रुपये हमने कुछ राशि जमा कराई। 35,000 रुपये हमारे 6 दिन का 14 तारीख से लेकर 20 तारीख का बुक करवाया था। फिर उन्होंने बोला कि है ना आप यहाँ पर आ जाओ और बाकी पेमेंट आप है ना फिर बाद में डाल देना। ठीक है। फिर 15,000 डलाने के बाद में अकाउंट में उसके फिर वो बोलता है कि 20,000 रुपये और डलवाओ, फिर आपका रूम कंफर्म होगा। पहले बोलता है कि रूम कंफर्म नहीं होगा, फिर पैसे डलवाने पर और पैसे डालो फिर बुक होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि मैंने कहा सर आप एक काम करिए, 3 दिन का बुक करिए, बाकी दिन का रहने दीजिए, जितना अमाउंट है उतने दिन का रूम बुक करिए। तो उन्होंने बोला नहीं आप 20,000 डालोगे उसके बाद ही आपके 6 दिन का रूम होगा। मैंने कहा नहीं तो आप कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कैंसिल नहीं किया मेरा, और है ना फिर वो बोले कि आप 20,000 डालिए, नहीं तो फिर आपका पैसे आज 1 हफ्ते बाद आएंगे, या तो आप रुक जाइए। तो मैंने कहा 1 हफ्ते बाद क्यों आएंगे, जब पैसे हमने अभी डाले तो पैसे आप हैंड टू डालिए ना। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं 1 हफ्ता लगेगा, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है। मैंने कहा ठीक है। तो आप एक काम कर, हमने कहा कि अपने दूसरे नंबर पे सर्च करा गूगल के, तो हमने कोई हमको रामदेव जी का नंबर मिला। तो उन्होंने बोला वो हमारे यहाँ से कोई इनका लिंक नहीं है, वो फ्रॉड है, जो आपके साथ फ्रॉड हो गया। फिर हमारा माइंड चेंज हो गया। फिर माइंड चेंज होने के बाद में हमने उसको फ़ोन किया वापस, हमने कहा सर पेमेंट डाली है। तो वो बोलता है 1 हफ्ते के बाद, बोलता है फिर 1 महीने बाद डालेंगे पेमेंट, अभी नहीं डालेंगे।
तो फिर उसके बाद में वो आपको क्या तकलीफ है, अस्थमा वगैरह की तकलीफ है, तो हमने सोचा कि सर हम रामदेव जी के यहाँ पे जो अच्छा होता है ट्रीटमेंट हम माया करके हुआ गला हरिद्वार, तो ये मेरा SBI का अकाउंट है, वहाँ से सर मैंने उनको गूगल पे किया। जिला प्रशासन द्वारा शहर में पटाखा बिक्री को लेकर 4 स्थान चिन्हित किए गए थे, जिस पर पटाखा व्यवसायियों ने रोष प्रकट करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटाखा व्यवसायियों ने मांग की है कि उन्हें उन्हीं की दुकान से पटाखे विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाए। जिला प्रशासन द्वारा इस बार दीपावली पर्व पर पटाखे विक्रय करने के लिए शहर में 4 स्थान चिन्हित करने पर पटाखा व्यवसायियों ने विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटाखा व्यवसायियों ने कहा कि शहर में 300 दुकानें पटाखा व्यवसायियों के लिए चिन्हित थी, लेकिन 4 स्थानों पर शहर भर के लोगों के लिए पटाखे विक्रय करना ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। इस पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित व्यवसायियों को आश्वासन देकर कहा कि इस समस्या पर जल्दी पुनर्विचार किया जाएगा। अजमेर में हर वर्ष अस्थायी लाइसेंस दे करके पटाखों की दुकानें लगाई जाती है। तकरीबन 300 से ज़्यादा लाइसेंस जिला प्रशासन देता है, लेकिन कल जो निर्णय हुआ वो निर्णय ये था कि 4 स्थानों पर ही पटाखे बेचे जाएंगे और वहीं पर आकर के वो जो दुकानदार वहाँ आकर अपना दुकान वहाँ रजिस्टर करवा करके वहाँ पटाखे बेचे। लेकिन वो चारों स्थान खुले मैदान हैं और वहाँ पर टेंट में और जिस प्रकार के लकड़ी की टेबलों पे उस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन करने वाला था, निश्चित रूप से वो ज़्यादा खतरनाक है बजाय कि उन दुकानों की, क्योंकि जो 300 दुकानें शहर भर में लगती हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका, पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका, फायर सेफ्टी वेरिफिकेशन हो चुका। होने के बाद अब इस प्रकार का निर्णय दुकानदारों के हितों पर तो के साथ तो खिलवाड़ है ही है, साथ ही आम जन जो कि पटाखे खरीदना चाहता है उनके लिए भी, क्योंकि उनको बहुत दूर दूर से उन जगह पे पहुंचना पड़ेगा और निश्चित रूप से वो खतरनाक स्थान बनते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पटेल मैदान में अगर आग लग जाती है तो एक साथ सारी दुकानें भस्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। और इन 300 दुकानदार जो खुदरा दुकानदार हैं इनके भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 साल के कोविड पीरियड के बाद में इनका ये वापस दुकान मतलब आतिशबाजी का और इनका लाइसेंस मिलने की व्यवस्था हुई है और प्रशासन का निर्णय इनके हितों के विपरीत है। इसको लेकर के हमारा डेलीगेशन सभी पटाखा व्यवसायियों के साथ मिला है और कलेक्टर से मांग की है कि उन्होंने जो निर्णय किया उस पर पुनर्विचार किया जाए। फायर सेफ्टी और इन सब विषयों को देखते हुए इनको अस्थायी दुकानें खोलने की परमिशन प्रदान की जाए, जिस पर कलेक्टर साहब ने स्पेशलिस्ट के साथ बैठ करके इस पर निर्णय पुनर्विचार करने का हमको आश्वासन दिया। हमने तो कहा जल्द से जल्द करें और कोशिश तो ये है कि कल ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। आज अजमेर शहर में पटाखा व्यवसायियों को अस्थायी पटाखा लाइसेंस देने के लिए जो जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है उसके खिलाफ आज जिला कलेक्टर साहब से अस्थायी पटाखा कर्मियों के साथ मिले और इनकी जो कमियों को बताते हुए वापस पुनः वहीं उनकी दुकानों पर ही पटाखे की दुकान लगाने की जो बातचीत कही उस पर कलेक्टर साहब ने कहा कि अतिशीघ्र विचार विमर्श कर और अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे ये भी अवगत कराया गया कि हर साल दिवाली के 4 दिन बाद तक दुकान लगाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन इस बार 25 तारीख तक के लिए ही परमिशन जारी की गई है, तो उसकी डेट भी बढ़ाई जाए, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। कलेक्टर साहब ने बिल्कुल पॉजिटिव बात करी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल समस्या को निपटाया जाएगा और यथास्थिति पे जहाँ तक होगा और देने का निर्णय लिया। दिक्कत ये आ रही है उनको कि भाई एक जगह लगाओ, मतलब ग्राउंड में लगाओ, ग्राउंड में दुकानें लग नहीं सकती है। परेशानी है एक जगह सारा माल आ जाएगा तो मैगजीन जितना माल हो जाएगा। जो ये मैगजीन के 2-2 किलो के लाइसेंस वित्त नियम से देते हैं हमको और मतलब सराउंडिंग मतलब 20 बीघा के अंदर ये लाइसेंस मिलता है। इसके पूरे नियम हमको फॉलो करने पड़ते हैं। उस नियम के अनुरूप तो ये नियम कोई भी फॉलो नहीं हो पाएगा। अगर मैगजीन का अगर ये नियम फॉलो करना चाह रहे हैं और मैगजीन जितना बारूद वहाँ रखना चाह रहे हैं तो आम पब्लिक की क्या सेफ्टी होगी जो परचेज करने आएगी, वो कैसे परचेज करेगी? वहाँ भगदड़ मच जाएगी। वहाँ पे नुकसान यही है ना साहब, भगदड़ मच जाएगी। और रात को अगर व्यापारी सोता है, पटाखे रख के पटाखों के बीच में सोता है तो उसकी सेफ्टी कौन करेगा? अगर मान लो कोई हादसा होता है तो उसकी सेफ्टी कौन करेगा? आगामी त्योहार दीपावली पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शहर के व्यस्ततम मार्गों का दौरा कर क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। आगामी त्योहार दीपावली पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के व्यस्ततम मार्गों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा और व्यवस्था साथ ही यातायात को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो सके। आज जो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं
उसको देखते हुए कोतवाली क्लॉक टावर और हमारा जो दरगाह थाना क्षेत्र है उसके अंदर मैंने एडीसी एसपी ने और जो हमारे सीओ साहिबान हैं और एसएचओ और जाब्ते के द्वारा राउंड लिया गया है ये देखने के लिए कि आगामी त्यौहार के दौरान यहाँ से हमारी फायर ब्रिगेड निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, कहीं पे एम्बुलेंस निकलने का रास्ता है या नहीं है। इसके अलावा जो ट्रैफिक को लेकर के जो व्यवस्थाएं करनी है उसका जायजा लिया गया है और जो आम जन यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहा है उनको सब तरह की सुविधाएं हों, किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसका लिए हमने राउंड किया है। पिछले हमने 4 दिन से हमारे यहाँ पे जो इवनिंग गश्त है उसके अंदर बाज़ार के अंदर हमने जाब्ता काफ़ी बढ़ाया है और इसके अलावा नाइट गश्त में भी जाब्ता बढ़ाया हुआ है और इसके अलावा हमारा जो रिजर्व जाब्ता है वो शहर के अलग अलग पॉइंट पे जॉन्सगंज क्षेत्र के भैरववाली गली में एक मकान में कुछ दिनों पूर्व चोरों ने 4 किलो चांदी और 5 तोला सोना चुरा लिया। परिजनों को जानकारी मिलने पर रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगंज थाना क्षेत्र के जॉन्सगंज भैरवगली के एक मकान में कुछ दिनों पूर्व चोरों ने 4 किलो चांदी और 5 तोला सोने पर हाथ साफ कर दिया था। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर की बुजुर्ग महिला कुछ दिनों से कह रही थी कि लोग चोरी करके सामान ले गए, लेकिन उन्होंने बुजुर्ग महिला की बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वृद्धा मानसिक रूप से अस्वस्थ है। परिजनों ने जब घर के सामान की चेकिंग की तो उन्हें पता लगा कि हकीकत में ही चांदी और सोना घर में मौजूद नहीं है। इस संबंध में परिजनों ने रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या है कि वो पीतल की परात मेरी है ना, जो काफी दिनों से रसोई में रखी हुई थी, तो क्या है कि वो मेरे को अम्मा 10 दिन से कह रही थी कि चोरी हो गई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। इनका दिमाग थोड़ा विकसित सा हो गया है तो मैंने ध्यान दिया नहीं। उसके बाद है ना, बाद में जब कल परात देखी मैंने कि परात जैसी चीज़ गायब हो गई है 8-10 दिन में, तो मैंने कहा हो सकता है अम्मा सही कह रही है, अपन देखे तो सही बक्से में क्या चीज़ है नहीं है। तो देखा तो भैया बक्से में जो अम्मा ने जो गहने रखे थे 4 किलो तो चांदी थी और 7-8 तोला सोना था, तो वो सब गायब हो गया। वो कब गया ये भी हमको ज़्यादा ध्यान में नहीं है क्योंकि इनके हाथ के नीचे ही रहती है सब चीज़ें, तो हम कभी आके टटोलते हैं ही नहीं। वो तो इन्होंने बोला तब हमने देखा, तब ये 8-10 दिन से बोल रही थी पर हमने ध्यान दिया नहीं, हमने तो कभी कुछ देखा ही नहीं। तो ये बोल रहे थे हमको कि 4 जने आए रात को, ये बोलते थे कि आए हैं चोरी करके लेके, पर ये तो रोज बोलते हैं ऐसी चीज़ें। तो हमने इस चीज़ को भी गलत समझा। मैंने कहा ये कुछ ना कुछ बोलते हैं कि पापा आए थे, वो आए थे, निया आए थे, मामा आए थे, तो मैंने कहा ये भी चीज़ गलत ही बोल रही है, ऐसे करके हमने ध्यान दिया नहीं। तो अब देखा, जब हमने कल शाम को देखा तब पता चला कि हमारे तो सामान गया है। तो भैया ये देखो ना, 4 किलो चांदी 7-8 तोला सोना, ये आप अंदाज लगा लो कितने तक का होगा बस। हाँ, 2-4 जने 5 जने आए थे। एक जना तो भारी खड़ा रहा, 4 जने अंदर टटोली कर रहे थे और मैं भी बाहर खड़ी थी। अच्छा, मैं भी बाहर खड़ी थी तो क्या कहते हैं, मैं बोली मैंने कि रात को आए जो अभी भी आए होंगे दिला रहे होंगे कुछ, तो वो तो कुछ नहीं दिला रहे, वो तो चले गए और मैं वहीं खड़ी रह गई। चोरी तो क्या कहते हैं, देखो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अजमेर ख्वाजा साहब की बारगाह में अकीदत के फूल पेश कर दुआ मांगी। सोनम किन्नर ने राष्ट्रीय नेता सुनील बंसल के नेतृत्व में राजस्थान चुनाव लड़ने के लिए भी मन्नत का धागा बांधा। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश की। इस मौके पर सोनम किन्नर ने कहा कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के राष्ट्रीय नेता सुनील बंसल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। साथ ही सोनम किन्नर ने सुनील बंसल के मुख्यमंत्री बनने के लिए मन्नत का धागा भी बांधा। मैं आज उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की मैंने जो है उनके लिए खुशहाली योगी आदित्यनाथ जी के लिए हमने दुआ मांगी थी, सरकार 22 में बने और मैं 2023 राजस्थान चुनाव होने वाली है, तो मैं अपनी तरफ से माननीय जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है सुनील बंसल जी, उनके लिए हम दुआ मांगने आए हैं। 2023 विधानसभा चुनाव राजस्थान में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट श्री सुनील बंसल जी को बनाया जाए और राजस्थान के मुख्यमंत्री सुनील बंसल जी बने, ये मैं दुआ मांगने आई हूँ। सुनील बंसल जी
ही राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हो, यह मैं मन्नत की धागा बांधने आई हूँ। और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए, योगी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए और मोदी जी के लिए प्रार्थना करने आई हूँ। वह स्वस्थ रहें, हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, जो हमारे हिंदू मुस्लिम यमुना गंगा की जो तहजीब धारा है वो बनी रहे और भारत सशक्त देश बने, विश्व पटल पे हमारी भारत की परचम लहरे। और मैं राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन की ओर से गरीब नवाज की बारगाह में आई हूँ। श्री सुनील बंसल जी 2023 में मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, और राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए दुआ करने आई हूँ सुनील बंसल जी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।